आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आप सब समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो है अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अपने निर्धारित तिथि और कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिलहाल के हिसाब से वो अपने निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से ही वो आयोजित की जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन दिए हैं वो सभी के सभी इसमें भाग लेने के लिए अधिकृत हैं, वो भाग ले सकते हैं। आप सब लोगों को जानकारी दे दूं कि हम लोग परीक्षा के स्टेज पर हम किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या उसकी पात्रता नहीं है, इसकी जांच नहीं करते हैं। स्व घोषणा आधारित वो जो भी अपना तथ्य आवेदन में दिए हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से हम उसे परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुमति देते हैं, एडमिट कार्ड इशू करते हैं। और एक बार जब उनको एडमिट कार्ड इशू हो गया तो वो परीक्षा में भाग ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब स्टेज आता है, उस समय हम चेक करते हैं कि वो जो दावा किए हैं कि वो योग्य हैं, पात्र हैं, उसके बारे में उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में हम चेक करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग जरूर पूछेंगे और सब लोगों को ये संशय है कि बीएड वालों के केस में स्पष्ट कुछ होना चाहिए कि स्थिति क्या है। देखिए, आप लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश देखा होगा, उसके पेज 45 में के अंतिम पैरा में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन नहीं लिया, उनको रोक दिया आवेदन देने से। ये गलत हुआ, क्योंकि उस समय एनसीटीई का जो गाइडलाइंस था वो प्रभावी था, और जब तक गाइडलाइन प्रभावी है तब तक उसको मानना राज्य सरकार को था। और इस दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने ये कहा कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ये गलत किया, उनको आवेदन लेना चाहिए था बीएड अभ्यर्थियों से भी। हमारे मामले में भी वही बात लागू होता है। जिस समय हम लोगों ने आवेदन आमंत्रित किया, उस समय ये बीएड अभ्यर्थी पात्र थे, योग्य थे, और इसलिए उनको आवेदन आमंत्रित करने का मौका दिया गया और उन्होंने आवेदन दिया भी। उसी में आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि ये एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस है, सेट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ है, कि कोई भी वैधानिक संस्था द्वारा कोई एक वैध विधिवत कोई एक आदेश निर्गत होता है तो वो तब तक प्रभावी होता है जब तक कि वो रद्द नहीं हो जाए किसी कोर्ट के आदेश से या किसी अन्यथा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 11 तारीख के पहले वो आदेश प्रभावी था एनसीटी का, और उसमें जो भी अधिकार उस सर्कुलर के बेसिस पर जो भी अधिकार लोगों को मिला, वो अधिकार सुरक्षित है, वो उसमें कोई रुकावट नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग नौकरी पा लिए पहले से, उनकी नौकरी भी सुरक्षित है। जिन लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर होने का अधिकार प्राप्त कर लिया, उनका वो अधिकार भी सुरक्षित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीएड के अभ्यर्थी जो हैं वो बेशक एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि उनका ये अधिकार सुरक्षित हो चुका है। लेकिन यह अधिकार उनके सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर होने का है, जो कि सुरक्षित है। उसके फल पर उनका अधिकार अभी नहीं बना है। परीक्षा फल के अधिकार के बारे में इसमें हमारे विज्ञापन में भी ये अंकित है
कि कोई भी निर्णय एनसीटी के परामर्श से जो राज्य सरकार जो निर्णय करेगी वही मान्य होगा। क्योंकि हम लोग एनसीटी से गाइडेड होते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेज 45 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के लाइट में कि राजस्थान सरकार को भी एनसीटी के आदेश को मानना चाहिए था, क्योंकि वो उस समय प्रभावी था, और हम लोग भी उसी को मानते हैं। और एनसीटी का गाइडलाइन जो भी रहेगा, राज्य सरकार का जो भी उस पर जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय हो, वही मान्य होगा। ये सबको मानना है। तो इसके संबंध में जब स्थिति आएगी कि परीक्षा फल के संबंध में कि उनकी पात्रता बनती है कि नहीं बनती है, इसके संबंध में जो भी निर्णय होगा वो उस समय उसके परीक्षा फल को प्रभावित करेगा। अब एक जैसा आप लोगों ने पाया ही होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू एजुकेशन को राइट टू क्वालिटी एजुकेशन भी माना है। स्वाभाविक है, और आप सब लोग अवगत हैं कि राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, ये शिक्षा के अधिकार के पहले से ही हमारे संविधान में जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार के रूप में पहले से उपलब्ध है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही अपने पूर्व के बहुत से आदेशों में इसको विस्तारित करके ये भी कहा है कि राइट टू लाइफ जो है वो राइट टू लिव विथ डिग्निटी को भी उसमें ऐड किया है। और ये अधिकार जो मौलिक अधिकार है जो कि राइट टू एजुकेशन के पहले से है। जैसा आपने अभी देखा कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द सर्कुलर, मतलब जो जब तक एनसीटी का वो सर्कुलर वैलिड था तब तक जो अधिकार मिल गया कैंडिडेट्स को, वो अधिकार सुरक्षित होना चाहिए। तो मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, अभिमत है कि जीवन का अधिकार जो उन्हें मिला कि हम बीएड करके ब्रिज कोर्स के रास्ते से हम अपने इस अधिकार का पालन कर पाएंगे, इसकी पूर्ति कर पाएंगे, अपना आजीविका अर्जित कर पाएंगे। ये अधिकार जो मुझे मिला, ये अधिकार वर्तमान में शायद उसका हनन हो जा रहा है। तो अगर कोई अभ्यर्थी, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कितना सही है कि नहीं है सही है, लेकिन अगर कोई अभ्यर्थी अगर इन सब बिंदुओं को या अपने विधि परामर्श लेकर के अगर अपना कोई दावा या पुनर्याचिका अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर करते हैं, तो हमें उसके फलाफल के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और उसके फलाफल से ही प्रभावित होगा उनका परीक्षा फल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभ्यर्थी क्या अपना लीगल रिकोर्स लेते हैं, क्या एनसीटी आदेश करती है, या क्या राज्य सरकार अध्यादेश या वगैरह वगैरह जो भी लेकर के आती है, उससे उसका परीक्षा फल प्रभावित हो सकता है, और हम उसका बिल्कुल अनुपालन करेंगे। अब तब ये प्रश्न आप लोगों के मन में जरूर उठता होगा कि जब इतना संशय है तो फिर अभी परीक्षा को क्यों नहीं टाल दिया जाए। स्वाभाविक है, ये सबके मन में ये सवाल उठेगा, और इसका उत्तर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इसी आदेश में छुपा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये अपने पेज 35 से 36 में ये कहा कि जब आपके पास में डिप्लोमाधारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध थे तो आपको बीएड के साथ, ब्रिज कोर्स के साथ उसको अलाउ करने का कोई औचित्य नहीं था। ये साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि, और इसी कारण से भी यह रद्द हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा, जानकारी होगी कि केवीएस ने शिक्षकों की कमी के कारण से यह प्रस्ताव दिया था।
ये अनुरोध किया था, जिसको एनसीटी ने मान लिया। लेकिन राजस्थान के मामले में सुप्रीम कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी है कि जब आपके पास में वहाँ पर पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मौजूद थे डिप्लोमाधारी, तब फिर यह ब्रिज कोर्स करके बीएड को शामिल करने का क्या औचित्य है। अगर हम यही कहें कि हमारे पास जब पर्याप्त संख्या में डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी उपलब्ध हैं तो परीक्षा को स्थगित करने का क्या औचित्य है। तो क्या हम ये ये माननीय न्यायालय का मानना नहीं माना जाएगा कि हम जानबूझ करके, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया साफ साफ कि आपके बीएड अभ्यर्थी नहीं एलिजिबल हैं इसके लिए, तब उनके लिए आपकी प्रतीक्षा रखते हुए आपने डिप्लोमाधारी के अधिकार का क्यों हनन किया। इसलिए हम डिप्लोमाधारी के अधिकार का हनन नहीं करेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना का भागी नहीं बनेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तीखी टिप्पणी को अपना आधार बनाया है, हम उसी तीखी टिप्पणी के आलोक में ये कहेंगे कि हम परीक्षा को नहीं टालेंगे। हम डिप्लोमाधारी हमारे पास पर्याप्त संख्या में हैं। 3,80,000 से ज़्यादा हमारे डिप्लोमाधारी प्राथमिक शिक्षक के लिए अभ्यर्थी हैं। कई ऐसे बीएड वाले भी हैं जो कि डिप्लोमा भी प्राप्त किए होंगे, लेकिन उन्होंने शायद अपना बीएड ही लिखा होगा। हमारी वैकेंसी से रिक्ति से 5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थी मौजूद हैं। हम कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस तथ्य को, खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस तीखी टिप्पणी के आलोक में, और हम इसको परीक्षा को कोई पोस्टपोन नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत स्पष्ट बात हो गई, और मैंने बता दिया कि बीएड अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं क्योंकि ये उनका अधिकार सुरक्षित हो चुका था, लेकिन उनका परीक्षा फल प्रभावित होगा उनके खुद अपने लीगल रिपोर्ट्स को देखते हुए कि वो क्या पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं या नहीं करते हैं, या एनसीटी या राज्य सरकार क्या निर्णय लेती है। और जैसा मैंने भी बताया कि ये निर्णय कि वो पात्र हैं या नहीं पात्र हैं, ये हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय करते हैं। उसके पहले हम मान के चलते हैं कि जो भी उन्होंने दावा किया है वो सही है, और हम उसके हिसाब से अपना मेरिट लिस्ट बनाते हैं। लेकिन रिज़ल्ट हम, स्वाभाविक है, रिज़ल्ट हम तभी डिक्लेयर करेंगे जब वो पात्र होंगे। अगर वो पात्र नहीं होंगे तो हम उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, और वैसी स्थिति में उनका एक चांस व्यतीत नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये भी संशय था लोगों के मन में कि अगर हम एग्ज़ाम दे देते हैं और मेरा एक चांस बेकार चला जाएगा, मेरा रिज़ल्ट नहीं है। जब हम रिज़ल्ट ही नहीं देंगे तो हम उनका एक चांस भी नहीं मानेंगे। लेकिन ये तब की स्थिति में है जबकि उनको कोई संशय रहता है, जैसे मुझे भी अभी संशय है कि पात्र हैं कि नहीं है, या क्या वो लीगल रिकॉर्ड्स रहते हैं। लेकिन अगर ये क्लियर अगर हो जाता है और उसके बावजूद जानते बूझते अगर वो अपीयर होते हैं, तब उसको हम उनके चांस को व्यतीत मानेंगे। जैसे कि हम लोगों ने अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए, जैसे सीटेट अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए या बीएड अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए कोई भी परीक्षा में जो हम अनुमति दे रहे हैं, तो भली भांति जानते हैं कि वो अपना एक चांस को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं, वो अपने एक चांस को व्यतीत करते हैं, क्योंकि भली भांति वो जानते बूझते वो अपीयर हो रहे हैं, इसलिए उनका चांस व्यतीत माना जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में, बीएड के मामले में, अगर संशय बना रहता है और अगर हम उनका परीक्षा फल नहीं घोषित करते हैं, रोक के रखते हैं, तो उनका चांस भी व्यतीत नहीं माना जाएगा, और उनका 3 चांस, हर परीक्षा के लिए 3 चांस सुरक्षित रहेगा। ये तो अब मैंने जो बता दिया, जो आए दिन लोग तरह तरह के अटकलबाजी लगाते हैं, और एक तरह से जो अभ्यर्थियों के शुभचिंतक हैं वो बेसिकली रक्षा में हत्या कर रहे हैं, क्योंकि जो उनका मन अगर विचलित है तो परीक्षा में कैसे पढ़ेंगे। स्वाभाविक है। आए दिन हम लोगों के पास में यह भी एक अनुरोध आते रहा है कि भाई ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है
इसके क्वेश्चन के पैटर्न, इसके स्टैंडर्ड्स, इन सब चीज़ों का कोई पूर्वोदाहरण नहीं उपलब्ध है। तो हम तैयारी करने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसलिए इसमें से नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया। इस पर सरकार का भी अनुरोध है और कमीशन ने इस पर विचार करते हुए इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया है। तो जो चूँकि हमारे क्वेश्चन पेपर्स पहले से मुद्रित हो चुके हैं, उसमें लिखा हुआ होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने, चूँकि इसी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी हमारे यहाँ भी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग रखा जाए कि नहीं रखा जाए, इसलिए हमने अभी तक बताया भी नहीं था कि कितना नेगेटिव मार्किंग होगा। तो हमारे कमीशन ने विचारपूर्वक निर्णय लिया है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार की परीक्षा में पूर्वोदाहरण या दृष्टांत नहीं बनने के शर्त पर इसको इस बार के लिए हटाया गया है। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। दूसरा, इस बार हम लोगों ने परीक्षा के लिए कई व्यापक व्यवस्था किया है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके, इसके लिए हम लोगों ने बहुत व्यापक व्यवस्था किया है, बायोमेट्रिक का भी, कैमरा का भी और ऑब्जर्वर्स का भी। आप सब लोग अवगत हैं कि 1 घंटा पहले परीक्षा कक्ष में प्रवेश बंद हो जाएगा। बहुत बार लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, लोग ये बोलते हैं कि 1 घंटा पहले सेंटर में पहुंचना है। नहीं, 1 घंटा पहले अगर आप सेंटर में पहुंचेंगे तो आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको 1 घंटा से अधिक, मतलब कि 2.5 घंटा से लेकर के 1 घंटा पहले तक में आपको प्रवेश मिल सकता है। आपको उसी के हिसाब से वहाँ पहुँच जाना है और 1 घंटा पहले बंद हो जाएगा प्रवेश। और इस बार कैमरा भी लगा रहेगा, गेट पर भी, कक्ष में भी। तो इसलिए इसका कोई उल्लंघन न करे, ये सब कैमरा के नज़र में रहेगा। हम लोगों ने अपनी पुरानी व्यवस्था के हिसाब से अनसील करना, मतलब कि क्वेश्चन पत्र का जो बॉक्स है वो सीधे पहुंचेगा परीक्षा कक्ष में और अभ्यर्थियों के समक्ष खुलेगा। लेकिन स्वाभाविक है कि वो बॉक्स जो होगा वो एक ही कक्ष में पहुंच पाएगा और वहाँ से उसके अंदर से सील पैकेट निकलेगा और फिर वो अलग अलग कक्षों में जाएगा। लेकिन जो पहला कक्ष में बॉक्स पहुंचेगा, सेंटर सुपरिटेंडेंट के चैम्बर में बॉक्स नहीं जाएगा, सीधे परीक्षा कक्ष में जाएगा और सीधे वहीं पर अनसील्ड होगा। और मैं इस बार बता दूं कि सील किस तरह से होगा ताकि अभ्यर्थी भी जाने, और फिर उसके बाद जब परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों के समक्ष लिफाफे में वो सील्ड होगा और वापस फिर उस बक्से में भी सील्ड होगा। और ये अभ्यर्थियों की जवाबदेही रहेगी कि वो अपने समक्ष सील्ड होकर के जब अंदर चला जाए उसके बाद ही वो परीक्षा कक्ष छोड़ें, क्योंकि बाद में अगर वो कहते हैं कि मेरा OMR शीट गायब हो गया तो उसको हम लोग अनुपस्थित मानेंगे या मानेंगे कि वो अपने ज़बरदस्ती वो अपने जेब में रख के लेके चला गया और वो कदाचार माना जाएगा। इसलिए उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अपने सामने, उनको ये सुविधा दी जा रही है, वो अपने सामने सील करवा लें लिफाफा में। बाद में ये हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि अगर उनका मिसिंग है तो हम उसको नहीं मानेंगे, हम उसको बल्कि कदाचार मान करके ये समझेंगे कि वो अपने साथ लेते चले गए हैं। अब देखिए, सील करने का भी एक तरीका है जो कि मैं इस बार बता रहा हूँ, क्योंकि प्रायः लोगों को ये हो सकता है कि कह सकते हैं कि भाई हमारे सामने तो सील किया, मेरे जाने के बाद फिर से अनसील करके, मतलब कुछ भी बोल सकते तो हैं ही, हो तो सकता ही है। हम लोग भी जैसे जैसे काम करते हैं तो वैसे वैसे हम लोग भी थोड़ा स्मार्ट होते जाते हैं, हम लोग भी सीखते हैं आप लोग से भी। तो सील जो होगा वो इस बार जो बॉक्सेस जो जाएंगे वो प्लास्टिक के, एयरपोर्ट पर आप लोग देखते होंगे प्लास्टिक में से रैप रहता है, वो रहेगा, लॉक भी सील रहेगा और वो सब वहीं खुलेगा अभ्यर्थियों के समक्ष। रिटर्न जब होगा, मतलब जो एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद
वो बॉक्स में जब वापस लिफाफा सील होकर चला जाएगा तो बॉक्स के ताला लगाया जाएगा, ताला को भी सील किया जाएगा। और सील करने का इस बार विशेष तरीका है, उसको एक जैकेट पहनाया जाएगा और वो जैकेट हम लोग देंगे। अभी क्या होता था कि सेंटर में सेंटर सुपरिटेंडेंट अपना सील लगाते थे, स्वाभाविक अपना सील लगाते थे, तो फिर आपके पीठ पीछे अपना सील खोल करके आप फिर से सील कर सकते हैं। करने कुछ भी कर सकते हैं, करते हो चाहे न करते हो अलग बात है, करने के लिए कर ही सकते हैं। तो उसको भी, उस पॉइंट को भी सील हम लोग सोचे कि इसको भी, इसमें भी सुधार कर लें और हम लोग अपना सील दे रहे हैं। अपना सील जो हमारा है वो एक जैकेट है, एक लिफाफा है, टैम्पर एविडेंट लिफाफा है, जो कि उस लॉक पर पहना दिया जाएगा। और पहना करके जब उसको सील कर दिया जाएगा तो उसके बाद वो बिना फाड़े वो निकल नहीं सकता है, खुल नहीं सकता। और चूँकि वो सील हम लोग सीमित संख्या में देंगे, जितने लॉक्स हैं उतने ही देंगे, इसलिए बाद में उसको अनसील करके फिर से सील करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कैमरा लगा रहेगा हर एक परीक्षा कक्ष में और कंट्रोल रूम में भी। यह कंट्रोल रूम सेंटर पर भी रहेगा, डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगा और यहाँ कमीशन के यहाँ पर बगल वाले कमरे में वहाँ पे भी रहेगा। और उसको हमारे प्रॉक्टर्स उसको चेक करेंगे। पर्याप्त संख्या में प्रॉक्टर्स रहेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, यहाँ पर भी। और फिर हम लोग इसका एक और कंट्रोल रूम जो वेंडर बनाएंगे वो अपने दिल्ली में भी रखेंगे इसको, ताकि वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इसकी सभी वीडियो फुटेज को जो देखेंगे और देख करके कहीं पर भी अगर कोई अनटूवर्ड्स अगर हो रहा है, कदाचार हो रहा है, तो उसकी चिन्हित करके तुरंत उसकी सूचना देंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग का यह भी प्रयास है कि जो हमारा कंट्रोल रूम यहाँ का है उसका लाइव वीडियो फुटेज जो है हम लोग स्ट्रीम करने का कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग घर बैठे भी आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। वैसे मीडिया के लोग यहाँ पर कंट्रोल रूम में आकर के अगर देखना चाहें तो वो उस परीक्षा के दिन भी यहाँ पर आकर के देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम में कैसे क्या चीज़ चल रहा है। और इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी रहेगा। स्वाभाविक है कि सेंटर में यह सुविधा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सेंटर में हम मीडिया कर्मी को प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। मैं समझता हूं कि जो एक लास्ट पॉइंट बच गया, एक ऑब्जर्वर का सिस्टम हम लोग इस बार बना रहे हैं कि कमीशन से ऑब्जर्वर सरकार की मदद से, ऑफ कोर्स सरकार के वरीय पदाधिकारी जो कि सचिव, प्रधान सचिव स्तर के पदाधिकारी रहेंगे, वो प्रत्येक ज़िला में ऑब्जर्वर के रूप में जाएंगे और देखेंगे। और प्रमंडलीय आयुक्त को भी हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कि वो लोग भी ऑब्जर्वर की भूमिका में रहेंगे अपने अपने क्षेत्र में निर्धारित तिथियों पर। तो मैं समझता हूँ कि मैंने परीक्षा के संचालन के जो मुख्य बिंदु हैं वो आप सब लोगों को बता दिया। इस बार एक और है कि बायोमेट्रिक का जो मैंने बताया कि विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो एडमिट कार्ड की वैलिडिटी, अभ्यर्थियों की वैलिडिटी, इम्पर्सनेशन, इन सबों का बड़ा ख्याल रखा गया है। तो हमारा बायोमेट्रिक का भी, ये एडमिट कार्ड का भी हम QR कोड की स्कैनिंग करेंगे और अपने डेटाबेस से मिलान करेंगे और रियल टाइम में यह मिलान हो जाएगा। दूसरा कि कैंडिडेट्स का फिंगरप्रिंट्स एंड फेशियल रिकॉग्निशन भी लिया जाएगा, ताकि कोई इम्पर्सनेशन का मामला न हो। और कोई अगर हमारे डेटाबेस से मिसमैच करेगा तो वो भी हम लोग उसको रियल टाइम में पकड़ सकते हैं। ये रिकॉर्ड के रूप में भी रहेगा। और हम लोग अलग से भी ये व्यवस्था कर चुके हैं कि अब जब कोई व्यक्ति, कोई अभ्यर्थी सक्सेसफुल होने के बाद जब नौकरी के लिए जाते हैं तो उसका डॉसियर जो होता है, डॉसियर अभी तक हम लोग हार्ड कॉपी में भेजते थे, अब हम लोग सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सॉफ्ट कॉपी में उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ उसका जो बायोमेट्रिक डिटेल्स हमारे पास है वो भी हम भेजेंगे। दायरे में रहेंगे और अगर नौकरी पा लिए राम कुमार बन करके और श्याम कुमार बन करके वास्तव में नौकरी कर रहे हैं तो वो भी किसी भी समय में वो चिन्हित हो जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक हमारे पास और उनके पास भी रहेगा। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से उसकी वेरीफाई हो जाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जितना मेहनत आप बायोमेट्रिक सिस्टम को तोड़ने में लगाएंगे, शायद न तोड़ पाएँ,
उससे बेहतर है कि उतना समय अपने पठन पाठन पर ध्यान रखें, अच्छे से परीक्षा दें और अच्छा से कदाचार मुक्त परीक्षा रहेगा तो आपको सही तरीके से रिजल्ट भी मिलेगा, सही समय पर भी मिलेगा और सबका इसमें कल्याण होगा। सर कितने अभ्यर्थी टोटल बीएड अभ्यर्थियों की संख्या क्या है? अभी जो वर्तमान में जो हमें जो सूचित किया गया है वो 3,90,000 बीएड के अभ्यर्थी हैं और 3 लाख डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी हैं लगभग। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो स्वाभाविक है कि जो लोग डिप्लोमा भी किए हुए थे और बीएड भी किए हुए थे उन्होंने सिर्फ बीएड लिखा है, तो हम उनको ये मौका देंगे आफ्टर एग्ज़ाम। जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय हम चेक करते हैं, तो हम उनको मौका देंगे कि वो अगर डिप्लोमा भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं तो वो अपने सर्टिफिकेट में डिप्लोमा अंकित करने का उनको हम मौका देंगे। और मेरा ये मानना है कि इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी संख्या में, और अभी भी बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर 3,80,000 और 3,90,000 में कोई अंतर तो है नहीं। और हम फिर भी अगर 3,80,000 भी अगर डिप्लोमाधारी है तो 5 गुना करीब हो जाता है। ये क्या बताया सर, जो डिप्लोमा और बीएड किए हुए लोग क्या मौका दिया जाएगा ऑप्शन सेलेक्ट करने का? नहीं, सर्टिफिकेट जिनके पास में दोनों का है, डिप्लोमा का भी है और बीएड का भी है, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीएड ही लिखा है तो उनको डिप्लोमा भी दर्ज करने का उनको हम मौका देंगे। किस समय से? आफ्टर एग्जाम। इसमें डिप्लोमाधारी दूसरे स्टेट के कितने हैं सर? वो ब्रेकअप नहीं है, वो ब्रेकअप नहीं है। वो अभी तत्काल वो ब्रेकअप उससे आपको उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। टोटल बाहर कितने हैं? बिहार के बाहर टोटल? देखिए, पहली बात कि वो आपका उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंकड़े हैं हमारे पास और आंकड़े इतने ऐसे नहीं हैं कि बिहार के लोग कम हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के लोग कहीं ज़्यादा हैं उससे, काफ़ी ज़्यादा उससे, लेकिन ये विश्लेषण करने का कोई औचित्य नहीं है। सुविधा रहती है अभ्यर्थियों में सर, ये आयोग में वाले शायद नहीं हो, लेकिन अभ्यर्थियों में सुविधा रहती है। नहीं, वो उत्सुकता आप बढ़ाते हैं, वो आप अपनी इसी टॉपिक पर सर पूरा सब कुछ था, कंसर्न था, चीफ सेक्रेटरी पीसी किए थे सर, और हमको याद है कि उस वक्त नियोजन इकाई थी। नियोजन इकाई के समय का जो डेटा दिया गया, इतनी कम संख्या में अभ्यर्थी 8 से 9% अपियर हुए थे, तो नियोजन इकाई में कोई क्यों आएगा यूपी से एमपी से भाग लेने? अभी तो चूंकि आप वेतनमान देंगे, आप राज्यकर्मी इकाई का दर्जा मिलेगा इसको, तो नेचुरल एक संख्या बढ़ी हुई है, इसलिए हम जाता है। नहीं, आप गलत जगह पर ये सवाल पूछ रहे हैं। आपको ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, मुझसे नहीं पूछना चाहिए। हम अपने आयोग की जो स्थिति है वो मैंने बता दिया। परीक्षा के संबंध में जो संशय था लोगों के मन में, मैंने वो स्पष्ट कर दिया कि कौन अपीयर करेंगे नहीं करेंगे ये उनका विवेक है, और उन्होंने जो लीगल रिकोर्स जो लिया होगा या लेना चाहते होंगे, 30 दिन का समय है उनके पास में पुनर्विचार याचिका अपना चाहे तो दायर कर सकते हैं। वो अभी कैलेंडर में फुट जारी किए होंगे आप लोग ना, जैसे एग्जाम का आपने 24 से 26 पहले ही बता दिया, एग्जाम मतलब मोटा मोटी उसी आसपास में दिए थे आप, फिर चेंज हुआ, तो एग्जाम के बाद रिजल्ट को लेकर पहले से कुछ प्लानिंग तो हुई कि हमको इस महीने रिजल्ट जारी करना है? सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आया। देखिए, अच्छा कि आपने ये प्रश्न पूछ दिया, एक पॉइंट छूट गया था मेरा। आप लोगों को ध्यान होगा कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स के लिए ये बात नियमावली में भी था और हम लोग ने भी ये पहले से भी डिक्लेयर किया हुआ है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट जो हैं उनकी परीक्षा 31 अगस्त तक हो जानी चाहिए। ये तो पहला शर्त है। और दूसरा शर्त ये था कि उनका परीक्षा फल जो है वो ऐसी निर्दिष्ट तिथि तक हो जानी चाहिए जो आयोग बाद में संसूचित करेगा। अभी तक आयोग हम लोगों ने वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया। अभी तक वो निर्दिष्ट तिथि संसूचित नहीं किया है क्योंकि अभी तक हमारे पास ये नहीं था कि हम परीक्षा फल कब तक घोषित कर पाएंगे, क्योंकि वो आंकड़े हमारे पास नहीं थे उस समय जिस समय हम लोग आवेदन आमंत्रित कर रहे थे। कितने कैंडिडेट्स अपीयर करते होते हैं, कितनी संख्या में हमारे पास आता है मामला, OMR की हमारे स्कैन करके रिजल्ट निकालने की क्या क्षमता हमारी हो पाएगी, ये सब चीज़ थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं था। इसीलिए हम लोगों ने वो तिथि नहीं बतलाया कि रिज़ल्ट हम कब घोषित करेंगे, क्योंकि रिज़ल्ट घोषित करने के पहले हमें उनका वो सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी।
तो अगर वो सर्टिफिकेट अगर नहीं मालूम रहेगा कि वो पास करते हैं कि नहीं करते हैं, तो हम कैसे उनका रिजल्ट दे सकते हैं। तो अब लेकिन इसके बाद अभी जो वर्तमान में एक बड़ी समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के। इसका मतलब यह हुआ है कि हम रिजल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर न हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिजल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिज़ल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग 2 चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे, और दूसरे चरण में जिनका मामला डाउटफुल अभी है, उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। कुल मिला के बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आप बाद में जारी करेंगे, संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे, जो अपनी पात्रता उनके अपियरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। कुल मिला के मझधार में तो है सर आप अगर सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका उसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे। अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझता हूं कि संशय की स्थिति उस समय तक बरकरार रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में अगर वो संशय दूर हो चुका रहेगा तो निश्चित तौर पर हम परीक्षाफल निकालेंगे उसी के हिसाब से। ये वेरिफिकेशन कब से होगा सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम समझते हैं कि इस महीने नहीं मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। एक और आंकड़ा सर देख दें सर, आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जहां जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। 2 चरणों में ये भी होगा सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों में होगा, क्योंकि हमारी वैकेंसी जो है 1,70,000 है और हमारे जिला सिर्फ 38 है। ये रिजल्ट तो सर 2 चरण में आप दे रहे हैं ना, संशय वाला बिना संशय वाला। देखिए संशय वाला जो रहेगा उसका तो डिक्लेयर ही हम नहीं करेंगे जब तक संशय का निराकरण नहीं हो जाता है। स्वाभाविक है, अगर आप स्वयं सोचें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर मान लीजिए पुनर्विचार याचिका लंबित है, चाहे वो अभ्यर्थियों की हो, चाहे राज्य सरकारों की हो, चाहे एनसीटी की हो, किसी की भी हो, तो हम क्या रिजल्ट दे देंगे? स्वाभाविक है कि हमको रुकना पड़ेगा उसके फलाफल के लिए, क्योंकि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत हो। लेकिन अगर कोई संशय ही नहीं रहा, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड वाइट क्लियर हो गया, तो हम तो उसके हिसाब से बिल्कुल रिजल्ट निकालेंगे। ये है सर कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट समय पे आ जाएगा, प्राथमिक के लिए इंतजार करें। प्राथमिक के लिए भी जो मामले क्लियर कट हैं, जैसे डिप्लोमाधारी के मामले में कोई संशय नहीं है, अच्छा इनका रिजल्ट जारी हो जाएगा? बिल्कुल जारी करेंगे आप। अगर वो कॉमन मेरिट लिस्ट में हम ऑफकोर्स हम बीएड वालों का अगर संशय रहता है तो उनके लिए उतने पद को सुरक्षित रखते हुए बाकी पद हम निकाल देंगे। अगर डिप्लोमाधारी अगर आते हैं तो क्यों नहीं निकालेंगे उनका? अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा। नियोजित टीचर की संख्या नहीं, बता दें। डिप्लोमाधारी वालों का तो बिल्कुल रिजल्ट सितंबर में ही आ जाएगा। अच्छा सितंबर में रिजल्ट? यस चलिए बहुत बड़ी बात। यस और ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी सितंबर में आ जाएगा? यस, मैंने क्या कहा, जिसका संशय नहीं है उनका रिजल्ट भी सही हम निकाल देंगे।
जिनका संशय रहेगा, तो जैसा संशय रहेगा, जिस स्तर पर मामला लंबित है उस स्तर से निर्देश लेकर के ही हम निकालेंगे। तो ये जैसे पता नहीं मेरे बड़ा लेकिन ये सुविधा के अंदर जिले बनाने का एक मिनट वेरिफिकेशन का बता रहे हैं सर कि 20 से 25 सितंबर के बीच में हम कार्यक्रम देंगे, तो रिजल्ट तो उससे पहले तब आएगा। देखिए, हम लोग जो निकालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो प्रोविजनल रिजल्ट के बेसिस पर देते हैं कि जो लोग कंसिडरेशन जोन में आ गए, मतलब जो सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हो गए, उनका हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अगर उसमें भी मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि सीटेट अगर अपियरिंग कैंडिडेट के है, बाद में पता चलता है कि नहीं पास किया। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो उन्होंने दावा कर दिया कोई आरक्षित श्रेणी का या किसी और श्रेणी का, बाद पता चलता है कि वो नहीं, वैसा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनका कट सकता है, छट सकता है, और जो उसके हिसाब से फिर उनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट फिर हम निकालते हैं। नियोजित टीचर बोला था आगरा, नियोजित टीचर की संख्या क्या है? नहीं, इसमें जिन्होंने आवेदन दिया 67,000 के आसपास। 67 सब मिला के। एक सब थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहेंगे सर, जैसे कि इसमें जैसे अभी रिटेन एग्जाम होगी, एक चीज़ मैं जब बता दूं, जो कई जगह मतलब दुष्प्रचार ये चल रहा था कि बीएड अभ्यर्थी 5 लाख हैं या 6 लाख हैं, कुछ लाख हैं। मैं तो यह कहूँगा कि एज लॉन्ग एज, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास में पर्याप्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी है, मतलब कि अगर हमारे पास 80,000 वैकेंसी है, हमारे पास 80,000 कैंडिडेट्स भी अगर डिप्लोमाधारी रहते हैं तो भी मैं परीक्षा कराता हूँ। अभी तो वर्तमान में हमारे पास 80,000 नहीं, हमारे पास 3,80,000 थे। इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार कृपया करके न करें। ज़्यादा हो रहा है सर कि यूपी में माना जा रहा है कि यूपी के डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, ये थोड़ा इधर ज़्यादा सक्रिय हो गया। इस पर ये जानकारी दे सकते, जैसे कि परीक्षा पहले तो ये जो यूपी और बिहार का जो आप जो क्षेत्रवाद जो कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे सर, ये सब चल रहा है। तो आप चला रहे हैं, इसलिए चल रहा है, आप चला रहे हैं। सन ऑफ द सॉइल थ्योरी जो है, अगर जो पहले के जो छात्र रहे होंगे, मतलब 80 के दशकों के जो छात्र रहे होंगे, जो कि मैं भी था, तो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी सब लोग जानते होंगे। और ये बिल्कुल ही ये उस ज़माने में आसाम गण परिषद का छात्र आंदोलन ही हुआ था उसमें, और आसाम गण परिषद वालों ने किया था आसाम में, और उस समय ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सन ऑफ द सॉइल थ्योरी को रिजेक्ट किया था। भारत के नागरिक हम एक हैं, हम कोई बिहार के नागरिक नहीं हैं या कोई यूपी के नागरिक नहीं हैं, हम भारत के नागरिक। और भारत के नागरिक होने के कारण से हम कहीं भी जाकर नौकरी कर सकते हैं। सन ऑफ द सॉइल कि हम आसाम के हैं तो आसाम के ही करेंगे, बिहार के हैं बिहार के ही करेंगे। बड़ा उदार दिल है बिहार सरकार। बिहार सरकार का उदार दिल नहीं है, संविधान निर्माताओं ने यह बहुत सोच समझ करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, कोई क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देने की बात नहीं है। तो ये तो संविधान है, अब आप उन लोग उसको जिस तरह से पेश करें, तोड़ मोड़ करें, लेकिन आप ये संविधान है, उसको मानना है। ये थोड़ा स्पष्ट पहले आएगा, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होगा। प्रोविजनल रिजल्ट जो औपबंधिक परीक्षा फल जो है वो हम लोग 20 से 25 के बीच में देंगे, जिसमें क्या है, और हम लोग उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर सीधे चले जाएंगे। कुल मिला के कैलेंडर तैयार है सर, जब 20 से 25 तो समय सरकार जो मुझे जो आभास है, और आप लोगों को भी होगा ही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अभी 15 अगस्त को भी ये घोषणा किया है कि हम लोगों का ये उद्देश्य है कि हम लोग भर्ती रिक्तियों को भर दें, क्योंकि जैसा अभी ये बात हुई कि शिक्षा का जो अधिकार है आरटी, उसके तहत अगर कोई शिक्षक ही नहीं है तो शिक्षा का अधिकार क्या होगा। इसलिए हमें रिक्तियों को भरना आवश्यक है, और सरकार भी कृत संकल्प है, और इसीलिए हम लोग भी कृत संकल्प है कि हम लोग भर देंगे, और इसलिए हमारा कैलेंडर भी तैयार है। संभावित है कि आने वाले समय में अगर इसकी भी वैकेंसी बच जाए, कुछ अगर किसी कारण से, वैसे बचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच जाता है कोई वैकेंसी
और कल को अगर सरकार और भी वैकेंसी क्रिएट करती है, जैसे बार बार लोग मांग करते रहे हैं, तो बहुत संभव है कि सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, जितना राउंड होगा सरकार करना चाहेगी कर सकती है। सर्वे किए भी होंगे सर, अब अनुभव क्या था अभी, चूँकि नेगेटिव मार्किंग की बात भी आपने पहले ये किया, अभी बड़ी घोषणा हो गई, पासिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा, लग रहा है कि अब ये सीट जो है आपको पूरा कवर होने की संभावना है, तो बीएड हटेगा भी। ऐसा है कि पूरा तो पहले भी कवर होना है, चाहे नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, तो दोनों ही हालत में पूरा भरना है, क्योंकि अनुपात इतना ज़्यादा है। एक एक पद पर 5 से अधिक, अभी अगर खाली डिप्लोमा वाले को देखें, बीएड को देखें तो 10 से ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ कुछ कैटेगरी में तो 13 गुना, कहीं कहीं पर 24 गुना ऐसे अभ्यर्थी, तो इसलिए और कुछ में ये है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारे जो अभ्यर्थी जितने दिए हैं उसके हिसाब से अगर हम जो अपना जो 100% भरने का प्रयास करेंगे तो भी हम 100% नहीं भर पाएंगे। कारण कि कुछ ऐसे पद हैं जिसमें कि अभ्यर्थी कम है, रिक्ति ज़्यादा है। तो वैसे मामले जो होंगे, स्वाभाविक है कि वैसे मामले को सरकार अगर चाहेगी तो वैसे रिक्तियों को फिर से सेकेंड राउंड के लिए लाएगी। और जैसा आप लोग जानते ही हैं कि STET की परीक्षा भी है, तो वो भी परीक्षा तब तक हो चुका रहेगा, उसका भी रिजल्ट आ चुका है, तो उसके बाद सेकेंड राउंड हो सकता है, बड़ी संख्या में लोग आएंगे। सरकार और जो है उसका मैंडेट हम लोगों को जो मिला है, उस मैंडेट के हिसाब से हम लोग परीक्षा को सफलतापूर्वक, कदाचार मुक्त, पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने के लिए कुछ संकल्प हैं। और आप लोगों ने जो पाया भी होगा कि 67th ऑनवर्ड, मतलब 67 की जो पुनर्परीक्षा के बाद से जितनी भी परीक्षाएं जो दी गई है, सभी परीक्षा में अभी तक हमारे यहाँ आयोग से कहीं पर भी कोई शिकायत कदाचार को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, शायद अब आप लोग शायद भूल भी गए कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पेपर लीक एंड पेपर इतिहास हो गया अभी, तो शायद अभी भी की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं इस बात। तो अच्छी बात है, ये कॉन्फिडेंस देता है, और आप लोग भी सतर्क रहें और हम लोग को भी सतर्क रखें। कम से कम आपके आने के बाद सर इंटरेक्शन कम से कम बढ़ा है ना।